कल के दिन जो जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने कुछ बात कही थी और वो बात हॉस्टेज डील के ऊपर थी। उनका कहना ये था कि जो हॉस्टेज डील है वो कभी भी हो सकती है, और जब उनसे पूछा गया कि कब हो सकती है, इसका टाइम आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंडे तक ये डील फाइनल होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो जो बाइडन जो अपना ऑप्टिमिज़म दिखा रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि डील हो जाएगी। तो ये ऑप्टिमिज़म का क्या कारण है? हमास के जो ऑफिशियल है, उन्होंने जो बाइडन का जो कल के दिन उन्होंने बात की है, उसको उसको देखते हुए हमास के ऑफिसर सरप्राइज़ हो रहे हैं और कह रहे कि जो बाइडन है वो प्री मैच्योरली ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो अलग है और इस समय कोई डील होने के चांसेस फ़िलहाल के कुछ दिनों के अंदर तो मुश्किल लग रही है, हमास के ऑफिसर कह रहे हैं। और इसके अलावा जो इजरायली ऑफिशियल है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, जो बाइडन ने कल के दिन कहा है वो उन्होंने किस आधार में कहा है। तो जो बाइडन का कहना ये था कि कल के दिन उनका एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो डील है वो मंडे तक हो जाएगी, अगले हफ्ते तक। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवन, उन्होंने कहा है कि वेरी क्लोज है, जो डील है वो होने के लिए काफ़ी क्लोज पहुंच चुकी है। तो जो बाइडन का जब से बयान आया तब से जो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी एक खुद का बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कतर को भी लगता है कि इस समय ऑप्टिमिज्म होना चाहिए और ये डील हो सकती है। लेकिन कतर ने ये भी कहा है कि अभी कुछ काम है काम है अभी बचा हुआ, जो कि अभी करना है पूरा। तो ये जो डील है इसको अभी पेरिस में इसराइल का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ था। वहाँ पर उसने अमेरिका के डेलीगेशन से बात की, कतर के डेलीगेशन से और इजिप्ट के डेलीगेशन से बात की थी। उसके बाद फ्रेमवर्क लगभग तय कर दिया था इन्होंने मिलके, और फिर उसके बाद कतर में मीटिंग हुई थी, उसमें इसराइल का डेलीगेशन आया था। और उसके बाद अब फिर से एक डेलीगेशन जाएगा इसराइल का, वो जाएगा इजिप्ट को, और इजिप्ट में डेलीगेशन जाने के बाद ही तय हो पाएगा कि जो डील है वो होगी कि नहीं होगी। तो ये डील अभी तक इसका फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, और फ्रेमवर्क में मीडिया में जो खबर चली है वो ये है कि जो इसके तहत 40 हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। हमारा 40 हॉस्टेजेस को छोड़ेगा, बदले में जो इजराइल है वो रमज़ान का जो पीरियड है 1 महीने का, उसमें लड़ाई को बंद कर देगा। साथ में जो इजराइल है वो 400 के लगभग फ़िलिस्तीन कैदियों को भी छोड़ेगा। तो यानी कि एक हॉस्टेजेस के बदले में इजराइल को 10 फ़िलिस्तीन कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ इसका मीडिया में भी खबरें चल रही है। और इसके अलावा जो इजराइल गाजा के अंदर 500 ट्रक डेली आने देगा सप्लाईज लेकर, ये भी इसका एक प्रोविज़न बताया जा रहा है। तो ये जो ड्राफ्ट है इस समय, तो ये ड्राफ्ट के ऊपर अभी हमास से उसका रिस्पॉन्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमास ही है जो कि जिसके पास हॉस्टेजेस है, और वो ही जब तक इसके ऊपर सहमति दर्ज नहीं कराएगा तब तक ये डील को पास नहीं माना जाएगा, तब तक ये डील का कोई मतलब होगा नहीं। तो हमास के जो ऑफिशियल है उन्होंने एन मौके में जो पिछली वाली डील थी उसको भी उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था, जिसके बाद वो डील टूट गई थी। तो इस डील के ऊपर भी ये खतरा लग रहा है कि हमास इस डील को ना माने, और अगर नहीं मानेगा तो ये जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी पूरी, जो पिछले 1-2 हफ्तों से जो सभी देश कर रहे हैं जो इस यहाँ पर इन्वॉल्व है। और अगर डील फेल हो जाती है तो उससे फिर जो इजराइल ऑफेंसिव है रफ़ा में वो शुरू हो जाएगा, ग्राउंड ऑफेंसिव, और वो हो गया तो फिर तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर। तो कोशिश चल रही है, सभी पक्ष चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन सबका अपना अलग अलग अपना मोटिव है। इजराइल का मोटिव यहाँ पर ये है कि वो कुछ समय के लिए लड़ाई को रोकेगा, 1 महीने लगभग रोकना चाहेगा, उसके बाद वो दोबारा वो स्टार्ट करेगा। उसने कह भी रखा है कि वो लड़ाई को ख़त्म तभी करेगा जब हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जबकि हमास का कहना है कि इसराइल को जो लड़ाई रोकने का जो अवधि है उसको परमानेंट करना पड़ेगा, और इसराइल को अपनी सेना को यहाँ से हटाना पड़ेगा परमानेंटली। तो इसराइल ये करने को तैयार नहीं रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या हमास, जैसे कि नेतन्याहू ने कहा भी है, कल के दिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो हमास को अपनी डिमांड को रीजनेबल करना पड़ेगा, यानी अगर वो हमास इस बात में अड़ा रहेगा कि इसराइल को अपनी सेना यहाँ से वापस लेनी है, तो इसराइल इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसको अभी इस डील को केवल हमास ही है जो कि इस डील को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। ये एक यूएन पीस कीपिंग मिशन फोर्स है जो कि लेबनान और इजराइल की बॉर्डर के सामने इसको तैनात किया गया है। इस बॉर्डर को ब्लू लाइन बॉर्डर भी कहते हैं, और इस बॉर्डर में
2006 में लड़ाई हुई थी इसराइल और लेबनान के बीच में। तो इस जो यूनिफिल है उसका काम यहाँ पर ये है कि वो शांति व्यवस्था बनाती है बॉर्डर के सामने। तो यूनिफिल का कहना ये है आज के दिन कि आज के दिन और कल के दिन जो इस बॉर्डर में हमले हुए इसराइल ने किया है हिजबुल्ला के टारगेट में, और हिजबुल्ला ने भी इसराइल के टारगेट को हिट किया है। तो उसके बाद यूनिफिल है जो यहाँ पर पीस कीपिंग मिशन है, उसने स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा है कि जो यहाँ पर सिचुएशन है वो ड्रिफ्टिंग होती जा रही है और डेंजरस तरीके से ये यहाँ पर सिचुएशन होती जा रही है। और आज के मॉर्निंग में देखा जाए तो इसराइल ने यहाँ पर जो लेबनान का इलाका पड़ता है जहाँ पर हिजबुल्ला का बेस है वहाँ पर उसने हिट किया था टारगेट को। और इसराइल ने तब हिट किया जब हिजबुल्ला ने 35 रॉकेट इकट्ठा छोड़ी थी इसराइल की तरफ। तो उसी के रिस्पॉन्ड में इसराइल ने हिट किया हिजबुल्ला के टारगेट को। और कल भी खबर आई थी कि कल जो इसराइल का ड्रोन था उसको हिजबुल्ला ने स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको गिरा दिया। और ये भी खबर आई कि इसराइल ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक भी किया था हिजबुल्ला के इलाके में, जिसमें 2 हिजबुल्ला के फाइटर मारे गए। तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पर उसको वहाँ पर इस बॉर्डर में एस्केलेशन कभी भी हो सकता है। और इसी को देखते हुए दोनों जो पक्ष है, चाहे इसराइल का जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है वहाँ पर से इसराइल ने अपनी पॉपुलेशन को हटा दिया और हिजबुल्ला ने भी अपनी पॉपुलेशन को हटा रखा है। तो ये जो दोनों पक्ष है लड़ाई को तैयार हो रखे, कभी ये लड़ाई अगर एस्केलेट हो जाएगी तो दोनों ने तैयारी कर रखी है। और अभी तक इस लड़ाई को रोका गया है और रोकने का जो श्रेय वो अमेरिका को जाना चाहिए। अमेरिका की वजह से ही ये जो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है उसमें कम से कम फुल फ्लेज वार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका नहीं होता तो इसराइल यहाँ पर पहले ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने का उसने प्लानिंग बना लिया था। लेकिन अमेरिका ने उसको कहा कि आपको अभी लेबनान की जो आपकी सीमा पड़ती है उसमें आपको अटैक नहीं करना है। तो अमेरिका की वजह से अभी तक यहाँ पर शांति व्यवस्था कुछ हद तक बनी हुई है। लेकिन क्योंकि ये अगर रफ़ा में कुछ होता है बड़ा तो उसके बाद हो सकता है कि हिजबुल्ला फ़िलिस्तीन लोगों के मदद के रूप में वो खड़ा हो जाए और वो यहाँ पर एक सेकंड फ्रंट खोल दे इसराइल के ख़िलाफ़। तो ये हो सकता है। और एक यमन के हौती से उन्होंने भी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग छिड़ी हुई है। और उन्होंने जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है तब से उसके बाद से उन्होंने रेड सी का इलाका जो यमन के सामने पड़ता है वहाँ पर उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया है और वो किसी भी कॉमर्शियल शिप को यहाँ से गुजरने नहीं दे रहे। हौती का कहना ये कि वो इसराइल की जो कॉमर्शियल शिप है, ब्रिटेन की कॉमर्शियल शिप और अमेरिका की कॉमर्शियल शिप, ये 3 कॉमर्शियल शिपों जो इन तीनों देशों से संबंध है जिनका उनके ऊपर हौती अटैक करेंगे, ये उनका प्लानिंग है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि हौती सभी शिपों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो हौती ने जिस प्रकार से रेड सी में वो स्ट्राइक कर रहा है और कमर्शियल शिप को इस रास्ते से जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और कई कमर्शियल शिप जो जा रही थी उसके ऊपर हौती ने मिसाइल अटैक करके उस कमर्शियल शिप को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो इसी को देखते हुए आज के दिन हौती ने स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा है कि जो उसका जो मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे इंटरनेशनल शिपिंग में वो तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गाजा में लड़ाई को बंद नहीं करेगा। यानी कि इसराइल जिस दिन लड़ाई को बंद कर देगा उस दिन ये हौती अपने अटैक भी बंद कर देंगे। अभी जो हौती के अटैक है उसको देखते हुए जो अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी जो नेवी को यहाँ पर लगा रखा है और हौती के अड्डे में वो निशाना लगाते आ रहे हो। कल भी उन्होंने अटैक किया था हौती के टारगेट में और 18 टारगेट को निशाना बनाया गया था, जिसमें हौती के जो अंडरग्राउंड टारगेट है उनको भी ध्वस्त किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी हौती अभी भी उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अमेरिका ने आज के दिन सैंक्शन लगा दिया हौती के जो कमांडर हैं उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था और इस आज के दिन जो सैंक्शन है वो उसको बढ़ा के कमांडर जो हौती के उनको भी शामिल कर दिया गया। तो कोशिश अमेरिका की ये है कि हौती का जो यहाँ पर थ्रेट है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया जाए। और ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़रूरी है इस रास्ते से जाना, रेड सी का जो रास्ता पड़ता है वो काफ़ी शॉर्टकट पड़ता है। तो जब से हौती ने इस प्रकार से अटैक करना शुरू किया तब से जो कॉमर्शियल शिप है उनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ रहा है। उनको अब कैप ऑफ गुड होप से जाना पड़ रहा है जो कि साउथ अफ्रीका के रास्ते से पड़ता है। वो रास्ता 35% लॉन्ग है और वो रास्ता में जाके फिर उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है और उसका असर कंज्यूमर के ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसको अमेरिका इसको निपटने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक उसको पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस
UNHO इसने आज के दिन स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इसने कहा कि इसराइल की जो फोर्सेस है उसने एवैक्यूएशन ऑर्डर को वो इंस्टॉल कर रही है, उसको उसके मार्ग में बाधा डाल रही है। और अल अमर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा था, वहाँ पर 24 पेशेंट और डॉक्टरों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जा रहा था उस हॉस्पिटल से। तो उसके बाद खबर आई थी कि जो एम्बुलेंसेस जा रही थी लोगों को लेकर, तो बीच में इसराइल ने उस एम्बुलेंस को रोका और जो डॉक्टर थे, पैरामेडिक्स थे, इसराइल की सेना ने उन डॉक्टरों को कहा कि आपको नंगा होना पड़ेगा। उनको नंगा किया, उनकी जांच की, फिर कई पैरामेडिक्स को इसराइल की सेना ने गिरफ्तार भी कर दिया। वजह क्या थी अभी बताया नहीं है, क्यों गिरफ्तार किया। तो इसी को लेकर जो जैन लेरी के ये स्पोक पर्सन है OCHO के, ये कहते हैं कि ये इस प्रकार से इसराइल जो काम कर रहा है वो गलत है। और वो जो ICJ का जजमेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें इसराइल से कहा गया था कि इसराइल इस तरह से वार क्राइम ना करे, तो इसराइल वार क्राइम ही कर रहा है यहाँ पर। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इसराइल ने जिन पैरामेडिक को गिरफ्तार किया है उसको, उन लोगों को इसराइल को तुरंत छोड़ना चाहिए। आज के दिन इसराइल में म्यूनसिपल चुनाव है। वहाँ पर म्यूनसिपल चुनाव जब हो रहे तो हॉस्टेजेस की जो फैमिली मेम्बर है उन्होंने जो म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट पड़ती जहाँ पर उनका पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन करने का प्लान किया है। तो 134 जगह प्लानिंग हो रही है, 134 पोलिंग स्टेशन में प्रोटेस्ट होगा। और कोशिश ये होगी इनकी कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, क्योंकि हॉस्टेजेस का जो इशू है वो इशू इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जब से उम्मीद जताई जा रही है कि जो अभी डील हो रही है, होने वाली है, तो उसमें काफ़ी लोगों की उम्मीद बन चुकी है। और डील, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी 40 जो हॉस्टेजेस हैं उनको हमास छोड़ेगा, और 40 हॉस्टेजेस, तो टोटल मिला के 134 हॉस्टेजेस है अब इस समय गाजा के अंदर। उनमें से लगभग 32 मारे जा चुके हैं, तो लगभग 100 के बराबर जिंदा है इस समय। तो अगर डील हो जाती है तो 100 में से 40 लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और ये 40 लोग होंगे जो कि महिला इनमें शामिल होगी, बूढ़े होंगे शामिल, और बच्चे होंगे। तो इनको अगर छुड़ाया जाता है तो ये एक हॉस्टेजेस के लिए काफ़ी राहत की बात होगी। और तो उसी को देखते हुए जो हॉस्टेजेस की फैमिली मेम्बर है वो चाहती है कि जो डील है वो हो जाए, और इसके लिए वो अपनी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो इसको देखते हुए आज के दिन जो म्यूनसिपल चुनाव है तो उसमें भी वो अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, उन्होंने आज के दिन पहुंची हुई थी वो sao paulo में G20 समिट के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो इसराइल है उस तैयार हो गया है फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का जो पैसा उसको देने के लिए। तो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का जो पैसा है उसको इसराइल ने रोक दिया था 7 अक्टूबर के बाद से, और इसराइल ने कहा था कि जो पैसा है ये फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैसा हमास के पास जा सकता है। तो उसके बाद फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के पास पैसा नहीं जा पा रहा था, उससे फ़िलिस्तीन अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो अमेरिका इसराइल के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि इसराइल को पैसा फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को देना चाहिए। तो आज के दिन जेनेट येलेन कह रही है कि इसराइल तैयार हो गया, वो जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का पैसा उसको फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को अब सौंप दिया गया है। तो ये कोशिश हो रही है अमेरिका की कि वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी एक भूमिका निभा रही है वेस्ट बैंक के इलाके में, और वेस्ट बैंक के इलाके में उसकी भूमिका है तो उस भूमिका को बढ़ा के गाजा के इलाके में भी शामिल किया जाए। पूरे जो फ़िलिस्तीन इलाके वहाँ पर फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार लाई जाए। तो उसी को देखते हुए अमेरिका ने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उनके साथ एंथोनी ब्लिंकन ने कई बार मुलाकात की और उनसे ये मांग की है कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है वो पहले रिफॉर्म करे अपने अंदर, यानी कि जो करप्शन होता है उसमें करप्शन को ख़त्म करे। और साथ में फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को उसके ऊपर इस समय एक दबाव है और एक चुनौती और एक अवसर भी उसके पास। एक चुनौती उसके ऊपर ये है कि जो हमास की पॉपुलैरिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से हमास ने अटैक किया है, और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी वो अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लेकिन उसके पास एक अवसर भी है। अवसर ये है कि इसराइल ने एक मौका खोल दिया है। इसराइल अगर गाजा से हमास को ख़त्म कर देगा तो फिर एक बॉडी आएगी, उसके बॉडी को वैक्यूम को फिल करना पड़ेगा, और वो जो बॉडी आएगी वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी आएगी। ये फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जब आ जाएगी तो उससे फिर फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की जो पावर है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो वेस्ट बैंक के अलावा वो गाजा के इलाके तक भी फैल जाएगी। तो एक अवसर भी है। अगर अवसर को भुनाना है तो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, जो करप्शन होता है वेस्ट बैंक के इलाके में उसका करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। इसराइल इसके खिलाफ है। इसराइल ने कहा है कि वो जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसको गाजा के अंदर स्वीकार नहीं करेगा,
और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उन्होंने अपना पोस्ट वार प्लान निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गाज़ा में जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद गाज़ा के कुछ लोगों को सरकार की जिम्मेदारी दी जाएगी जिनका संबंध ना तो हमास के साथ होगा ना ही फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो गाज़ा की जो गवर्नमेंट बनेगी फिलिस्तीन लोगों की, उनके पास केवल सिविलियन पावर होगी, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि मिलिट्री डिसीजन इसराइल के पास होगा। तो ये उनका प्लान है और वो अमेरिका का जो कोशिश है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाज़ा के इलाके में लाया जाए, तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर उसको बार बार विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल आज खबर ये है कि जो पैसा है फिलिस्तीन अथॉरिटी का वो फिलिस्तीन अथॉरिटी को मिलना शुरू हो गया है, और ये टैक्स रेवेन्यू का पैसा है जो कि ओस्लो अकॉर्ड के तहत फिलिस्तीन अथॉरिटी को इसराइल द्वारा दिया जाना था। पिछले 20-30 सालों से दिया जा रहा है, लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई तब से इसको रोक दिया गया था और उसके बाद अब ये चालू कर दिया गया है।